यो पीपल, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। जो वीडियो देख रहा हूँ सबके लिए, कैसे हैं आप सब लोग बेटा? ओके, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका हमारे नए लेक्चर में। गाइस, आज की क्लास के अंदर हम लोग जो है वो डिस्कस करने वाले हैं हमारे टेस्ट नंबर 14 को। टेस्ट नंबर 14, इससे पहले हम लोग जो है वो 13 टेस्ट हम कर चुके हैं। तो ये 14 टेस्ट जो है मैंने टेलीग्राम के ऊपर दोपहर में डाल दिया था। आई होप आपने इसको कर लिया होगा, और अगर कर लिया है तो अब आप मैचिंग कीजिएगा। ओके, हाँ जी। और जिसने अभी तक हमारा ये टेस्ट जो है वो नहीं किए हैं, या जो पर्सन फर्स्ट टाइम हमारी ये टेस्ट वाली वीडियो को देख रहे हैं, तो आपको मैं बता दूं कि हम लोगों ने टेस्ट सीरीज स्टार्ट की हुई है। फ्री टेस्ट सीरीज है, जिसके अंदर हम रूटीन के अंदर जो है हमारे टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर टेस्ट जो है वो मॉर्निंग में डाल देते हैं, उनका पीडीएफ हम वहां पे शेयर करते हैं। तो आप उसको अटेम्प्ट कीजिए, और इवनिंग में इसका एक्सप्लेनेशन का वीडियो मिलता है। ओके, हाँ जी। तो कल, अगर आज तो चलो हो गया, तो कल से आप भी ये काम कीजिएगा। हमारा जो टेलीग्राम के ऊपर जो हमने ग्रुप बना रखा है मोहित शर्मा क्लासेस के नेम से, तो आप उसको ज्वाइन कीजिएगा, और उसके ऊपर जो टेस्ट आते हैं तो उनको आप जो है वो कीजिएगा। ओके, हाँ जी। चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का सबसे पहला क्वेश्चन जो आ रहा है वो है ये मैच द फॉलोइंग का। इसके अंदर कुछ कॉन्सेप्ट थे, उनके कुछ एडवांटेज थे, तो आपको बताना है। सबसे पहले बात करते हैं आईएमएफ की। अगर बात करें तो आईएमएफ का एक फीचर जो है वो ये है कि आईएमएफ जो है वो क्या हो गया, फेल हो गया है। किस चीज में फेल हो गया? टू अचीव ऑफ एलिमिनेटिंग द फॉरेन एक्सचेंज रिस्ट्रिक्शन। देखो, आईएमएफ का ये ड्यूटी था कि वो क्या करेगा, जो भी रिस्ट्रिक्शंस लगे हुए फॉरेन एक्सचेंज के ऊपर तो उनको एलिमिनेट करेगा, ठीक है ना, और क्या करेगा, पार वैल्यू लेके आएगा। लेकिन ये क्या हो गया, फेल हो गया। फिर बात करते हैं आईएफसी, जो कि प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस को जो है फंडिंग करने का काम करता है। तो इसका जो इंटरेस्ट रेट है वो बहुत ही हाई है। इट चार्ज वेरी हाई इंटरेस्ट रेट। तो आईएफसी जो है इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन, जो कि वर्ल्ड बैंक ग्रुप की एक बॉडी है, तो ये जो है बहुत हाई इंटरेस्ट रेट चार्ज करता है। बात करेंगे एफडीआई, तो एफडीआई जो है वो क्या है, एफडीआई के अंदर रिस्क फैक्टर इज ऑलवेज एक्सट्रीमली हाई। ओके, और लास्ट जो था वो था आपका क्या, एमएनसी फॉर द होस्ट कंट्री। एमएनसी मल्टीनेशनल कंपनी जो होती है, तो जो एक से ज्यादा नेशन में काम करती है, तो उसके होस्ट कंट्री को क्या एडवांटेज है, तो बोलते हैं इट में ट्रांसफर टेक्नोलॉजी, वो ट्रांसफर कर सकती है ऐसी टेक्नोलॉजी विच हैज बिकम आउटडेट इन द अदर कंट्री। कि वो जो है, जो एक कंट्री के अंदर आउटडेट हो गया, तो उसको लगता है वहां तो प्रॉफिट प्रोस्पेक्ट नहीं है, तो चलो इस वाली टेक्निक को जो है वो दूसरे नेशन को क्या करते हैं, ट्रांसफर कर देते हैं। तो ये इनका जो है वो करेक्ट मैच बनता है, बोले तो 2413। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 बोलता है लिस्ट 1 लिस्ट 2। आईएमएफ की फैसिलिटी देखिए, उनकी फीचर देखिए, आपको मैचिंग करना था। स्टैंड बाय अरेंजमेंट जो मिलता है किसके लिए, टू प्रोवाइड द शॉर्ट टर्म बीओपी असिस्टेंस फॉर डेफिसिट ऑफ टेम्परेरी एंड साइक्लिकल नेचर। अगर मान लीजिए कभी भी आपका जो है वो क्या हो गया, बीओपी डेफिसिट हो गया, और वो कैसा हुआ, शॉर्ट टर्म नेचर का, तो उसको भरपाई करने के लिए बेसिकली जो है आईएमएफ जो फंडिंग करता है उसको बोलते हैं हम लोग क्या, स्टैंड बाय अरेंजमेंट। फिर है ईएफएफ, एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी, ये दी जाती है टू ओवरकम द बीओपी डिफिकल्टी, बीओपी की डिफिकल्टी को ओवरकम करने के लिए ईएफएफ। फिर है पॉवर्टी रिडक्शन एंड ग्रोथ फैसिलिटी, पीआरजीएफ जिस जो होता है, तो वो है टू सपोर्ट द प्रोग्राम टू स्ट्रेंथन द सब्सटेंशियली एंड इन सुटेबल मैनर बीओपी पोजीशन। और कंटीजेंट क्रेडिट लाइन जो है वो दी जाती है किसके लिए, सीसीएल फैसिलिटी बोलते हैं इसको। इट इज एम एट प्रिवेंटिंग द स्प्रेड ऑफ क्राइसिस। तो क्राइसिस से रोकने के लिए हम लोग जो है वो कंटीजेंट क्रेडिट लाइन जो है वो फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है। तो आंसर जो बनेगा इसका वो है 2143। आगे बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ डिसइक्विलिब्रियम इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट। इनमें से कौन सा डिसइक्विलिब्रियम का टाइप नहीं है? स्ट्रक्चरल होता है, स्ट्रक्चर की वजह से, सेक्युलर होता है लॉन्ग टर्म के लिए, और साइक्लिकल होता है, बट ट्रांजैक्शनल डिसइक्विलिब्रियम कोई भी नहीं होता है। आगे द कंपनी ग्लोबलाइज देयर ऑपरेशन, एक कंपनी जो है वो ग्लोबलाइजेशन कैसे करती है, मतलब एक कंपनी ग्लोबलाइज कैसे होती है। इसका मतलब ये है एक कंपनी जो है किस तरीके से जो है वो इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर या इंटरनेशनल बिजनेस के अंदर क्या करती है, एंटर करती है। कौन कौन से उसके पास में मोड्स अवेलेबल है, तो उसके अंदर क्या क्या है, एक्सपोर्ट करके कर सकती है, लाइसेंसिंग फ्रेंचाइजी करके कर सकती है, जॉइंट वेंचर के थ्रू कर सकती है, मतलब ऑल ऑफ दीज। आगे फ्रेंचाइजी क्या होता है? सर फ्रेंचाइजी जो है वो एक्सटेंडेड पार्ट होता है किसका, लाइसेंसिंग है। इसके अंदर जो है कंपनी क्या करती है, अपने एक बिजनेस मॉडल को जो है दूसरी कंपनी को क्या करती है, ट्रांसफर करती है, ठीक है, और साथ में उसका ब्रांड नेम भी देती है। ओके, और बदले में क्या लेती है, फ्रेंचाइजी का फीस लेती है, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, फ्रेंचाइजिंग। तो फ्रेंचाइजिंग इज ए प्रैक्टिस, फ्रेंचाइजिंग जो है वो क्या एक प्रैक्टिस है, जिसमें किस चीज की प्रैक्टिस है, ऑफ लीजिंग फॉर ए स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम द राइट और टू यूज द सक्सेसफुल बिजनेस मॉडल एंड ब्रांड। तो इसको बोलते हैं हम लोग क्या, फ्रेंचाइजिंग। आगे टू वेरीफाई द कैश ट्रांजेक्शन, कैश ट्रांजेक्शन को अगर आपने वेरीफाई करना ऑडिट के अंदर क्या जरूरी है, तो व्हाट इज नेसेसरी, तो बोलते हैं सिस्टम ऑफ इंटर कंट्रोल चेक करते हैं, चेक द ऑल ट्रांजेक्शन करते हैं, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस फॉर एवरी ट्रांजेक्शन करते हैं, तो मतलब ऑल ऑफ द अबव। आगे मैच द फॉलोइंग, ये एमसीवी, एमवीवी, एमयूवी और एमएमवी ये आपको दे रखे हैं। बेसिकली क्या फॉर्मूलाज हैं किसके, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के। तो बोलता है सबसे पहले मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस का फॉर्मूला जो है वो क्या होता है, स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। मटेरियल प्राइस वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है, एक्चुअल क्वांटिटी कंज्यूम
इनटू में स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस। मटेरियल यूसेज वेरिएंस का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, स्टैंडर्ड प्राइस इनटू स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी। और मटेरियल मिक्स वेरिएंस का फॉर्मूला जो है वो क्या, स्टैंडर्ड प्राइस इनटू रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस में एक्चुअल क्वांटिटी। तो आंसर जो बनेगा वो क्या, 4321। आगे बोलता है ब्रेक इवन पॉइंट कैन बी डिटरमिन बोथ मैथमेटिकली एज वेल एज ग्राफिकली। बिल्कुल सही बात है, जो आप बीईपी जो है उसको मैथमेटिकली भी डिड्यूस कर सकते हो। कैसे निकलेगा, आपका फॉर्मूले होते हैं इसके, ठीक है, मार्जिनल कॉस्टिंग के अंदर, और इसको जो है वो आप ग्राफिकली भी शो करते हैं। हाँ जी करते हैं। बोलता है व्हेन इट इज डिटरमाइन ऑन द ग्राफ पेपर, जब इसको ग्राफ पेपर भी डिटरमाइन करेंगे तो ग्राफ ड्रॉन इन इज नेम, तो जो ग्राफ बना जाएगा, ठीक है, उसको बोलते हैं ब्रेक इवन चार्ट। बिल्कुल सही बात है, दोनों बातें एकदम सही है, और ये रीजनिंग इसको एक्सप्लेन भी कर रही है, क्योंकि ऊपर क्या बोल रहे हैं, ब्रेक इवन पॉइंट कैन बी डिटरमाइन, उसको डिटरमाइन किया जा सकता है मैथमेटिकली भी और ग्राफिकली भी। हाँ जी कर सकते हैं। ग्राफिकली कैसे करते हैं, ग्राफिकली डिटरमाइन करने के लिए हम लोग जो है वो क्या बनाते हैं, एक ग्राफ बनाते हैं, ठीक है, और उसको बोलते हैं हम लोग क्या, ब्रेक इवन चार्ट। तो आंसर जो आएगा वो क्या आएगा, सी। आगे बोलता है इन द केस ऑफ फाइनेंशियल एंटरप्राइज, बोलता है इन केस ऑफ फाइनेंशियल एंटरप्राइज इंटरेस्ट पेड एंड रिसीव। फाइनेंशियल एंटरप्राइज के केस की बात कर रहा है, बोले तो कोई भी एनबीएफसी हो गया, ठीक है, या कोई भी बैंक हो गया, तो बोलता है इनके केस के अंदर जो है वो क्या, इंटरेस्ट पेड एंड रिसीव शुड बी क्लासिफाइड एज कैश फ्लो अराइजिंग फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो इनके केस के अंदर जो है इंटरेस्ट पेड एंड रिसीव जो है उसको क्लासिफाई किया जाता है किसके अंदर, कैश फ्लो अराइजिंग फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। नहीं सर, ऐसा नहीं होता है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के, फाइनेंशियल एंटरप्राइज के केस के अंदर इसको हम लोग जो है वो क्या करते हैं, क्लासिफाई करते हैं किसमें, ऑपरेटिंग में। ओके, रीजनिंग दे रखा है, बोलता है इन द केस ऑफ अदर एंटरप्राइज, इनके अलावा किसी और एंटरप्राइज में इट शुड बी क्लासिफाइड एज द कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। नहीं सर, इस अदर के केस के अंदर इंटरेस्ट पेड जो होता है उसको हम डालते हैं फाइनेंस में, और इंटरेस्ट रिसीव को डालते हैं किसमें, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट जो है वो क्या है, गलत है। आगे बोलता है इफ द प्रोविजन फॉर टैक्स इज ट्रीटेड एज अ करंट लायबिलिटी, अगर प्रोविजन को जो है वो क्या माना गया है, करंट लायबिलिटी माना गया, तो पेमेंट जब आप करेंगे टैक्स का तो वो क्या होता है, अगर प्रोविजन को करंट लायबिलिटी माना गया तो पेमेंट जब आप करेंगे तो उससे क्या होगा, एप्लीकेशन होगा किसका, फंड्स का। इसका मतलब पैसा आपके यहां से चला जाएगा, चला जाएगा। ओके, हाँ जी सर, तो आंसर क्या, ए। नेक्स्ट बोलता है इनकम इलास्टिसिटी डिमांड इन इज द परसेंटेज चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय द परसेंटेज चेंज इन इनकम। बिल्कुल सही बात है, इनकम इलास्टिसिटी में यही देखते हैं कि इनकम के बढ़ने घटने का जो है वो डिमांड के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ता है। बोलता है विच टाइप ऑफ गुड्स हैव द नेगेटिव, इनमें से कौन सी तरह की गुड्स में नेगेटिव होती है इनकम इलास्टिसिटी, तो वो आपको पता ही है कौन सा, इन्फीरियर। इन्फीरियर के केस में क्या होता है कि जैसे जैसे जो है वो इनकम हमारी क्या होती है, बढ़ती है, तो इन्फीरियर गुड्स की डिमांड जो है वो क्या होती है, कम, और हमारी इनकम के कम होने पर इन्फीरियर गुड्स की डिमांड जो है वो क्या होती है, ज्यादा होती है। तो आंसर विल बी द ए। आगे आर्क इलास्टिसिटी का फॉर्मूला पूछ रखा है कि आर्क इलास्टिसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, तो आर्क इलास्टिसिटी फॉर्मूला जो है वो क्या होता है कि डेल्टा क्यू इलास्टिसिटी इज इक्वल टू डेल्टा क्यू अपॉन में Q1 प्लस क्यू इंटू P1 प्लस P अपॉन में डेल्टा P। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला होता है, तो ये आप थोड़ा देख लीजिएगा, डेल्टा क्यू अपॉन में Q1 प्लस क्यू इंटू में P1 प्लस P अपॉन में डेल्टा P। एक मिनट रुकना, आंसर बी आएगा इसका। एक मिनट Q1 माइनस क्यू डेल्टा क्यू अपॉन में प्लस क्यू इंटू P1 माइनस डेल्टा P। ये फॉर्मूला है, इसमें से ऑप्शन में से बैठ नहीं रहा, ये फॉर्मूला, इसका ध्यान रखिएगा आर्क इलास्टिसिटी का। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। बोलता है नॉर्मल प्रॉफिट रेफर टू नो प्रॉफिट नो लॉस। नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब होता है नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन। ठीक है जी, दिस इज इक्वल टू विच टाइप ऑफ द कॉस्ट, तो ये कौन सी कॉस्ट के, नॉर्मल प्रॉफिट जो है वो बराबर होता है किसके, इम्प्लिसिट कॉस्ट के। तो आंसर क्या आएगा, बी। आगे बढ़े, बोलता है नेगेटिव मार्जिनल रेवेन्यू, नेगेटिव एमआर इज नॉट पॉसिबल इन केस ऑफ परफेक्ट कंपटीशन। तो बोलता है परफेक्ट कंपटीशन के केस के अंदर जो है नेगेटिव एमआर जो है आपको देखने को नहीं मिलेगा। क्योंकि क्यों नहीं होता ऐसा, क्योंकि एमआर और एआर बराबर होते हैं वहां पे। ठीक है, इसके का रीजन ये देखें कि प्राइस रिमेन कांस्टेंट, क्योंकि एआर जो है वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है फॉर द परफेक्ट कंपटीशन। बिल्कुल सही बात है, तो दोनों बातें एकदम सही है, और रीजनिंग जो है वो करेक्टली एक्सप्लेन भी करिए किसको, असर्शन को। तो आंसर जो आएगा वो क्या आएगा, ए। आगे कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट देखिए उनको कंसीडर करो, इसमें से बताने की कौन सी क्या है करेक्ट है। सबसे पहले नंबर पे बोलता है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन इज कैरेक्टराइज्ड बाय द फुल कंट्रोल ओवर प्राइस। क्या मोनोपोली फॉर्म का, मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिटिव फॉर्म का जो है क्या प्राइस के ऊपर फुल कंट्रोल होता है, नहीं सर, उसका क्या होता है पार्शियल। तो ये तो क्या हो गया, गलत हो गया। बोलता है इन मोनोपोली, अब मोनोपोली की बात हो रही है, द प्रोडक्ट मे और मे नॉट बी होमोजीनियस। हाँ जी बिल्कुल हो सकता है। फिर बोलता है परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ द फैक्टर इज द कैरेक्टरिस्टिक ओलिगोपोली। वो ओलिगोपोली का कैरेक्टरिस्टिक है, नहीं, वो किसका कैरेक्टरिस्टिक है, परफेक्ट कॉम्पिटिशन का। तो आंसर जो आएगा वो क्या आएगा, ओनली 2 करेक्ट है, ओनली 2 इज करेक्ट, बाकी फर्स्ट और थर्ड जो वो क्या इनकरेक्ट है।
आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है इंडिकेट करो। सबसे पहले बोलते हैं टैक्स शील्ड, टैक्स का बेनिफिट, शील्ड का मतलब क्या होता है बेनिफिट, तो द टैक्स बेनिफिट ऑन द डेप्रिसिएशन एंड इंटरेस्ट इज एन इंपॉर्टेंट वैल्यूएबल है बोथ किसके लिए, लेसर के लिए और लेसी के लिए, बिल्कुल सही बात है। बोलते हैं लेसी में इवैल्यूएट द लीज ऑप्शन एज अगेंस्ट बाइंग, हाँ जी बिल्कुल सही बात है, लेसी यही करता है कि मैं एसेट्स को लीज पे लूं या उसको मैं परचेज करूं। ओके, फिर बोलता है लीज, सेल एंड लीज बैक एंड द लीवरेज लीज आर द टाइप ऑफ फाइनेंशियल लीज, सेल एंड लीज बैक और जो लीवरेज लीज है, बोलता है ये टाइप है किसके, फाइनेंशियल लीज का, बिल्कुल सही बात है। फिर बोलते हैं लीज और फाइनेंसिंग इज अ टाइप ऑफ कैपिटल बस्टिंग डिसीजन, ये कैपिटल बस्टिंग डिसीजन है किसके लिए, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ लेसी, नहीं ये किसके लिए, लेसर के लिए। लेसर देखता है कि एसेट को परचेज करके उसको आगे लीज पे देना मेरे लिए बेनिफिशियल होगा नहीं होगा, उसको बोलते हैं कैपिटल बस्टिंग डिसीजन। तो आंसर जो आएगा वो क्या, फर्स्ट सेकंड थर्ड सही है, बाकी फोर्थ जो है वो क्या गलत, तो आंसर 1 2 3। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोलते हैं सेल एंड लीज बैक टेक्निक जो इज ए टाइप ऑफ लीज एग्रीमेंट, हाँ जी ये लीज एग्रीमेंट की एक टेक्निक है। फिर बोलते हैं इट अनेबल द लेसी टू इंप्रूव देयर लिक्विडिटी, सेल एंड लीज बैक से जो है वो लेसी की लिक्विडिटी इंप्रूव होती है, बिल्कुल होती है, क्योंकि पहले वो एसेट को सेल करेगा तो पैसा आ जाएगा, फिर उसी एसेट को जो है वो क्या करेगा, लीज पे ले लेगा, एसेट भी आ गई पैसा भी आ गया, तो उसकी लिक्विडिटी कंडीशन जो है वो क्या होती है, अच्छी होती है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन दोनों बातों का कोई लिंकेज नहीं है, बोले तो बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्रेशन ऑफ द ए, बोले तो बी। आगे कैपिटल बस्टिंग डिसीजन आर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन, हाँ जी बिल्कुल होते हैं। बोलते हैं इट इंक्लूड, कैपिटल बस्टिंग के अंदर क्या क्या आता है, एक्सपेंशन रिप्लेसमेंट। अभी ये बताओ एक्सपेंशन प्रोग्राम हो गया, रिप्लेसमेंट डिसीजन हो गए, सारे के सारे शॉर्ट टर्म है लॉन्ग टर्म होते हैं, सर लॉन्ग टर्म है, तो बिल्कुल सही बात है, दोनों बातें सही है और रीजनिंग करेक्टली एक्सप्लेन भी कर रहे हैं किसको, असर्शन को। आगे अनएडजस्टेड रेट ऑफ रिटर्न, अनएडजस्टेड रेट ऑफ रिटर्न का मतलब क्या होता है, जिसके अंदर आप जो है वो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर को कंसीडर नहीं करते हो, तो बोलता है अनएडजस्टेड रेट ऑफ रिटर्न मेथड डज नॉट डिस्काउंट द फ्यूचर अर्निंग, वो फ्यूचर अर्निंग को डिस्काउंट नहीं करता, बिल्कुल सही बात है। फिर बोलता है अनएडजस्टेड रेट ऑफ रिटर्न मेथड कंसीडर द टाइम वैल्यू ऑफ मनी, ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसीडर करता है, गलत, ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसीडर नहीं करता, तो आंसर क्या आएगा, ए इज करेक्ट बट आर इज फॉल्स। आगे मेजरमेंट ऑफ कैपिटल, उसके फीचर दे रखे हैं आपको। सबसे पहले नंबर पे केडी, अगर बात करूंगा कॉस्ट ऑफ डेट का, तो ये कॉस्ट ऑफ डेट क्या होता है, द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट पेमेंट शुड बी मैच विद द नेट कैश प्रोसीड ऑफ द डेट। अमाउंट ऑफ कॉस्ट ऑफ डेट जो आप कंप्यूट करते हैं वो क्या होता है, इट इज द अमाउंट ऑफ द इंटरेस्ट पेमेंट शुड बी मैच, अमाउंट जो है इंटरेस्ट पेमेंट का उसको मैच किया जाएगा किसके साथ में, विद द नेट कैश प्रोसीड, तो तभी तो केडी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, केडी इज इक्वल टू इंटरेस्ट अपॉन नेट प्रोसीड इनटू 100 करके, बिल्कुल सही बात है। केपी क्या होता है, द रेट ऑफ डिविडेंड पेबल ऑन दिस शेयर इज फिक्स, तो किस पे होता है, प्रेफरेंस शेयर पे। कॉस्ट ऑफ इक्विटी का मतलब क्या होता है, इट्स कैलकुलेशन रिलेटिवली डिफिकल्ट टास्क है, बिल्कुल। एंड कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग, द शेयर होल्डर हैव टू इनकम सम ब्रोकरेज कॉस्ट फॉर इन्वेस्टिंग द डिविडेंड रिसीव, तो आंसर जो आएगा वो क्या, 2413। आगे बोलता है स्टैटिस्टिकल एवरेज, जो भी आप स्टैटिस्टिकल एवरेज निकालते हो लाइक मीन मीडियन मोड, ठीक है, दे हैव द सिग्निफिकेंस, उनकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वाई, पहला ये है टू रिप्रेजेंट द ह्यूज मास ऑफ डेटा, बहुत सारा डेटा आपके पास जो अवेलेबल है, तो उसको आप एक सिंगल फिगर से जो है वो क्या करते हो, रिप्रेजेंट करते हो, बिल्कुल सही बात है। टू फैसिलिटेट कंपैरिजन ऑफ द डिफरेंट सेट ऑफ डेटा, अलग अलग सेट ऑफ डेटा से आप इसको कंपेयर करते हो, हाँ जी करते हैं। एंड हेल्प करते हैं डिसीजन मेकिंग करने में, बिल्कुल सही बात है, तो आंसर क्या आएगा, ए 1 2 एंड 3। आगे विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कैलकुलेट फ्रॉम द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व, तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व से आप क्या कंप्यूट कर सकते हो, तो ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, मोड इनको नहीं कर सकते, लेकिन आप मीडियन को कंप्यूट कर सकते हो, तो आंसर इज द सी। आगे प्राइमरी डेटा क्या होता है, ओरिजिनल कैरेक्टर होता है, हाँ जी होता है। प्राइमरी डेटा इज वन, प्राइमरी डेटा वो है विच इज कलेक्टेड बाय द इन्वेस्टिगेटर हिमसेल्फ फॉर द पर्पस ऑफ इंक्वायरी, बिल्कुल सही बात है। तो आंसर दोनों के दोनों क्या है, असर्शन रीजनिंग दोनों करेक्ट है, और जो रीजनिंग है वो करेक्टली एक्सप्लेन भी कर रहा है किसको, असर्शन को, बोले तो ए। आगे टाइप 1 एरर आर जनरली कंसीडर्ड टू बी मोर सीरियस देन टाइप 1, बोलते टाइप 1 एरर इज जनरली कंसीडर्ड मोर सीरियस देन टाइप 2, सॉरी टाइप 1 ज्यादा जो है वो सीरियस एरर होता है, बिल्कुल सही बात है, असर्शन ओके है। फिर बोलते हैं टाइप 1 एरर इंप्लाइज, टाइप 1 एरर का मतलब क्या होता है, रिजेक्ट करना किसको, नल हाइपोथेसिस को व्हेन इट इज ट्रू, दिस इंप्लाइज रिजेक्शन ऑफ द नल हाइपोथेसिस व्हिच शुड हैव टू बी, अच्छा जिसको एक्सेप्ट करना चाहिए था उसको आपने क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया, तो टाइप 1 एरर जो है वो क्या है, ज्यादा सीरियस एरर है, तो हम क्या बोलेंगे, दोनों की दोनों असर्शन जो है वो क्या है, सही है, असर्शन रीजनिंग दोनों क्या है, करेक्ट है, बोथ ए एंड आर ट्रू। आगे मैच द फॉलोइंग कंटीजेंसी टेबल, नॉन पैरामीट्रिक, पैरामीट्रिक, एफ टेस्ट दे रखा है, तो सबसे पहले बात करूंगा किसका, कंटीजेंसी टेबल का। तो कंटीजेंसी टेबल एक ऐसी टेबल है जो रिकॉर्ड करती है और एनालाइज करती है रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल और मोर वेरिएबल, बेसिकली कैटेगरिकल वेरिएबल को। ओके, अब नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट कौन से होते हैं, डू नॉट डिपेंड ऑन द शेप ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पॉपुलेशन, ये जो है उसके ऊपर डिपेंड नहीं करते। पैरामीट्रिक कौन से होते हैं, जिनमें नंबर एंड नेचर ऑफ पैरामीटर्स आर फिक्स इन एडवांस। और एफ टेस्ट ए स्टैटिस्टिकल टेस्ट इन विच द नल हाइपोथेसिस इज ट्रू एंड द टेस्ट स्टैटिस्टिक्स हैज द एफ डिस्ट्रीब्यूशन, तो आंसर जो बनेगा इसका वो क्या बनेगा, 4 2 3 1।
आगे डैश कंसिस्ट ऑफ वेरियस पे स्केल शोइंग रेंजेस ऑफ पे विद इन ईच ग्रेड। तो इस बोलता है इसके अंदर जो है वो क्या आएगा, वेरियस पे स्केल आएगा जो शो करेगा रेंज ऑफ पे विद इन ईच ग्रेड। तो इसको बोलते हैं हम लोग क्या, वेज स्ट्रक्चर। ठीक है जी। रिवॉर्ड वन गेट फ्रॉम द एम्प्लॉयर यूजली मनी, ए प्रमोशन और बेनिफिट, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं एक्सट्रिंसिक रिवॉर्ड। आगे द साइज ऑफ क्वालिटी सर्कल शुड नॉट बी टू बिग। बोलता है क्वालिटी सर्कल जो होते हैं उनका साइज है वो ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। रीजन बोलता है क्वालिटी साइज ऑफ क्वालिटी सर्कल शुड बी स्मॉल, छोटा होना चाहिए। ठीक है, हाँ क्यों होना चाहिए, टू अनेबल, ताकि मेंबर्स जो है वो इंटरेक्ट कर सके एक्टिवली एंड कंट्रीब्यूट कर सके मीनिंगफुली, ताकि मेंबर एक दूसरे से इंटरेक्शन कर सके और एक अच्छा कंट्रीब्यूशन लेके आ सके, बोले तो एक अच्छा कोई आइडिया आगे लेके आ सके। बिल्कुल सही बात है। तो असर्शन रीजनिंग दोनों सही है और रीजनिंग करेक्टली एक्सप्लेन भी कर रही है किसको, असर्शन को। तो आंसर क्या आएगा, बोथ ए एंड आर आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द ए। आगे हाँ जी, बोलता है वेज कर। वेज कर जो है वो बेसिकली क्या होता है, इट शो द रिलेशनशिप बिटवीन द वैल्यू ऑफ द जॉब एंड द एवरेज वेज पेड फॉर दिस जॉब। तो वेज कर ये शो करता है। फिर इक्विटी का मतलब क्या होता है, द परसीव्ड फेयरनेस ऑफ द रिलेशन, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, इक्विटी। पे रेंज का मतलब क्या होता है, सीरीज ऑफ स्टेप और द लेवल विद इन ए पे ग्रेड यूजुअली बेस्ड ऑन द ईयर सर्विस, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, पे रेंज। और वेरिएबल पे सिस्टम का मतलब क्या, द पे प्रोग्राम डेट आर लिंक टू द प्रॉफिट एंड प्रोडक्टिविटी। जैसे जैसे चेंज होता रहेगा तो ये आपके जो पे सिस्टम है वो भी क्या वेरिएट होता रहेगा, तो वो होता है आपका क्या, वेरिएबल पे सिस्टम। तो आंसर जो आएगा वो क्या, 4 1 2 3। आगे बोलते हैं इन रियल टर्म्स वर्कर पार्टिसिपेशन इन द मैनेजमेंट हैज फेल इन इंडिया। एक्चुअल के अंदर वर्कर पार्टिसिपेशन इंडिया में क्या है, फेल है। बिल्कुल सही बात है। बोलते हैं रीजन में देयर इज ए लैक ऑफ एटीट्यूडनल चेंज, क्योंकि एटीट्यूड जो है वो क्या है, चेंज। मल्टीप्लिसिटी ऑफ यूनियन, यूनियन बहुत सारी है एक तो, इसलिए वर्कर पार्टिसिपेशन हो नहीं सकता ढंग से। एब्सेंस ऑफ द प्रोसीजर टू डिटरमाइन ए सोल बार्गेनिंग एजेंट इन एन ऑर्गेनाइजेशन, और इसकी भी क्या है, एब्सेंस है। तो इसीलिए आपके इंडिया के अंदर जो वर्कर पार्टिसिपेशन है वो क्या है जी, फेल है। तो दोनों बातें सही है। ए इज करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द ए। आगे अब बोलता है अरेंज द फॉलोइंग इन द करेक्ट ऑर्डर। करेक्ट ऑर्डर के अंदर अरेंज करना है। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द आरआरबी। आरआरबी कब बने, 75 में। आरबीआई कब बना, 35 में। 6 कमर्शियल बैंक नेशनलाइज किए 80 में और 14 कमर्शियल बैंक नेशनलाइज किए 96 से 90 में। तो अरेंज कैसे करेंगे, सबसे पहले आएगा 2 आरबीआई वाला, फिर उसके बाद में आएगा 4 ये आपका ये, और फिर आएगा आपका आरआरबी और फिर आएगा ये। तो आंसर जो आएगा बी, बोल दो 2 4 1 3। आगे आरबीआई का ओपन मार्केट ऑपरेशन ट्रांजैक्शन आर कैरी विद ए व्यू टू रेगुलेट। आरबीआई जो है वो ओपन मार्केट ट्रांजैक्शन करता है, क्यों करता है, कंट्री के अंदर लिक्विडिटी को कंट्रोल करने के लिए, क्रेडिट को क्रिएट करने के लिए। तो बोलता है टू रेगुलेट करने के लिए, लिक्विडिटी इन द इकोनॉमी, हाँ जी, प्राइस ऑफ एन एसेंशियल कमोडिटी को सेट करने के लिए, हाँ जी, एंड इन्फ्लेशन को क्या करने, कंट्रोल करने के लिए। तो आंसर क्या आएगा, ऑल ऑफ द अबव। आगे गवर्नमेंट इकोनॉमिक पॉलिसी, गवर्नमेंट की इकोनॉमिक पॉलिसी विच डील विद टैक्सेशन, जो डील करती है टैक्सेशन, एक्सपेंडिचर, बोरोविंग एंड मैनेजमेंट ऑफ द पब्लिक डेट, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, फिस्कल पॉलिसी। आगे विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। तो बोलते हैं इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो क्या है, करेक्ट है। बोलते हैं द सेंट्रल बैंक इज यूजुअली कंट्रोल एंड क्वाइट ऑफन ओन्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ एन कंट्री। बिल्कुल सही बात है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया जो है वो अपने इंडिया में जो काम करता है वो क्या है, एक्सपोर्ट फाइनेंस फंक्शन। तो आईडीबीआई जो एक्सपोर्ट फाइनेंस फंक्शन जो है वो संभाला उसने, हाँ जी। यूनिट बैंक हैज वर्चुअली 1 और 2 ब्रांच। यूनिट बैंक की क्या कोई ब्रांचेस होती है, नहीं, यूनिट बैंकिंग जो है वो अकेले काम करता है, ठीक है। और सिटी बैंक और आईएनजी बैंक जो है आर यूनिवर्सल बैंक है, हाँ जी। तो आंसर क्या आएगा, फर्स्ट सेकंड और फोर्थ जो है वो क्या है, करेक्ट है। आगे विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट। सबसे पहला कोऑपरेटिव बैंक को गवर्न किया जाता है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट से, एक्ट 1951 से, नहीं सर, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 है। आगे तो ये तो गलत हो गया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एनेक्ट किया गया 1955 में, बिल्कुल सही बात है, एक्ट 1955 में एनेक्ट किया था। बोलता है आफ्टर नेशनलाइजेशन ऑफ द 24 मेजर कमर्शियल बैंक, 24 कमर्शियल बैंक को नेशनलाइज किया, नहीं, पहले 14 किए फिर 6 किए, तो मतलब टोटल 20 हुए थे। और आखिरी नाबार्ड को एस्टेब्लिश किया 12 जुलाई 1992 को, नहीं सर, 1982 में, विद इन द इनिशियल कैपिटल 200 करोड़। तो आंसर क्या आएगा, ओनली स्टेटमेंट 2 जो है वो करेक्ट है, बाकी सारी क्या है, फॉल्स है। आगे पीआईओ पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, जिसको आप अप्लाई करते हैं किसी भी पब्लिक अथॉरिटी के डेटा को लेने के लिए, तो उसको बोलते हैं पीआईओ, पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर। तो बोलते हैं आरटीआई के अंदर पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर विल बी लायबल टू इंपोज ए मॉनेटरी पेनल्टी, उसके ऊपर पेनल्टी लग जाएगा, कब, फॉर किसके लिए, रिफ्यूजल टू रिसीव ए इंफॉर्मेशन एप्लीकेशन, अगर वो एप्लीकेशन को क्या रिसीव करने से मना कर दे, हाँ जी, तो भी उसके ऊपर पेनल्टी लग सकती है। दूसरा, नॉट प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन विद इन स्पेसिफाइड टाइम, जो हमने टाइम दिया था उसके अंदर ना दे, या डिस्ट्रॉय कर दे इन्फॉर्मेशन को। तो आंसर क्या आएगा, डी, ऑल ऑफ द अबव। आगे व्हाट नीड टू बी डन बिफोर ए कॉपीराइटेड बुक में बी प्रिंटेड, अगर आप कॉपीराइटेड बुक को प्रिंट करवाओगे तो आपके लिए जरूरी क्या है, तो जिसने कॉपीराइट करवा रखा है उससे परमिशन लेना वो हमारे लिए जरूरी है। तो कंसेंट ऑफ द कॉपीराइट ओनर मस्ट बी ऑब्टेन्ड।
आगे बोलते हैं ए पीआईओ हैज टू ऑफर रीजनेबल असिस्टेंस, जो पीआईओ होता है उसको रीजनेबल असिस्टेंस देनी चाहिए एप्लीकेंट टू रिड्यूस एन ओरल एप्लीकेशन इनटू राइटिंग। बिल्कुल सही बात है, पीआईओ को सहायता करनी चाहिए। जो बंदा पीआईओ के पास गया इंफॉर्मेशन मांगने के लिए, अगर वो क्या कर रहा है, कोई एप्लीकेशन लिख रहा है, तो उसको पीआईओ जो है वो क्या करेगा, उसमें उसको सहायता करेगा जी। स्टेटमेंट नंबर 2 बोलता है ए पीआईओ इज अंडर नो ऑब्लिगेशन, पीआईओ की कोई ऐसी ऑब्लिगेशन नहीं है टू प्रोवाइड रिक्वेस्टेड इन्फॉर्मेशन टू नॉन बीपीएल कैटेगरी पर्सन विदाउट द पेमेंट ऑफ द एप्लीकेशन या इनिशियल फी। तो बिना फीस के देने के लिए पीआईओ वो नहीं है, क्या बोलते हैं, उसकी कोई ऑब्लिगेशन नहीं है। तो अगर आपको इंफॉर्मेशन चाहिए तो आपको पीआईओ को जो है नेसेसरी फीस पे करनी पड़ेगी। तो दोनों जो है वो क्या है, सही है। स्टेटमेंट 1 और 2 क्या है, करेक्ट है। आगे बोलता है व्हाट हैपन वेयर 2 और मोर पर्सन आर रजिस्टर्ड प्रोप्राइटर ऑफ द ट्रेडमार्क। बोलता है क्या होगा जब 2 या 2 से ज्यादा लोग जो है वो एक ही रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क के जो है वो क्या है, प्रोप्राइटर है, विच आर आइडेंटिकल विद और नियर बाय रिसेंबल ईच अदर। तो फिर क्या होगा, तो उस केस में किसी भी बंदे को अकेला जो राइट नहीं मिलेगा, तो फिर वहां पे क्या होगा, नो वन होल्ड द ट्रेडमार्क एज बीइंग सोल रजिस्टर्ड प्रोप्राइटर। तो नो वन होल्ड द ट्रेडमार्क, कोई भी एक पर्सन जो है वो ट्रेडमार्क को होल्ड नहीं करेगा एज बीइंग सोल रजिस्टर्ड प्रोप्राइटर। तो आंसर क्या आएगा, डी। आगे बोलता है मूवीज आर कॉपीराइटेड, मूवी कॉपीराइटेड होती है, हाँ जी होती है। यूजिंग द कॉपीराइट मटेरियल विदाउट द क्रिएटर कंसेंट कंसिडर्ड स्टीलिंग, हाँ जी बिल्कुल सही बात है। तो आंसर क्या आएगा, सी। आगे लॉस फ्रॉम द स्पेकुलेशन बिजनेस कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट, स्पेकुलेशन बिजनेस के लॉस को कहां से सेट ऑफ कर सकते हो, स्पेकुलेटिव बिजनेस की इनकम से। ओके फिर बोलता है द टोटल इनकम ऑफ द असेसी हैज बीन कंप्यूटेड किया गया 1,53,494 रुपए 90 पैसे। आफ्टर राउंड ऑफ करने के बाद क्या होगा, तो जो भी टोटल इनकम हो चाहे आपका टैक्स लायबिलिटी हो उसको राउंड ऑफ करेंगे, नियरेस्ट मल्टीपल और रुपीज 10 में। तो लास्ट में अगर 5 या 5 से ज्यादा है तो हो जाएगा 10, नहीं तो और अगर 5 से कम है तो 0। तो 4.90 है, 0.90 को तो इग्नोर करो, लास्ट में क्या 4 है तो ये क्या हो जाएगा 0। तो 94 की जगह क्या हो जाएगा 90। आगे कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, सबसे पहले बोलता है एग्रीगेट अमाउंट जो है डिडक्शन का वो जीटीआई को एक्सीड कर सकता है, नहीं सर ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। एग्रीगेट अमाउंट जो है वो जीटीआई के बराबर हो सकता है लेकिन जीटीआई को कभी भी एक्सीड नहीं करेगा। दूसरा बोलता है इफ द डिडक्शन इज अलाउड अंडर द अबव सेक्शन द एओपी एंड बीओआई, अगर मान लो एओपी या बीओआई को जो है वो हमने डिडक्शन जो है वो अलाउ कर दी तो एओपी और बीओआई के मेंबर्स को कोई भी डिडक्शन नहीं मिलेगा। देन डिडक्शन फॉर द सेम पेमेंट इनकम विल नॉट बी अलाउड टू द मेंबर, बिल्कुल सही बात है। फिर बोलता है डिडक्शन इज अलाउड ओनली व्हेन द क्लेम इन द हेड व्हेन क्लेम इन इज रिटर्न अंडर द हेडिंग डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्टेन इनकम, बिल्कुल सही बात। डिडक्शन तभी मिलेगा अगर आप उसको क्लेम करोगे, अगर क्लेम ही नहीं करोगे तो डिडक्शन नहीं मिलेगा। तो स्टेटमेंट 2 और 3 क्या है, करेक्ट है। आगे बोलते डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C से 80U आर नॉट अलाउड, कुछ इनकम दे रही है उनमें से डिडक्शन 80C से 80U अलाउड नहीं होती है। सबसे पहला सैलरी में से डिडक्शन अलाउड होती है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में से जो है वो डिडक्शन अलाउड नहीं होती, इसके ऊपर फ्लैट 20% की रेट से जो क्या लगता है, टैक्स लगता है। विनिंग फ्रॉम लॉटरी में से भी आपका डिडक्शन 80C से 80U अलाउड नहीं होती क्योंकि इसके ऊपर फ्लैट 30% की रेट से क्या लगता है, टैक्स लगता है। इनकम बाय वे ऑफ इंटरेस्ट, इससे डिडक्शन अलाउड होती है। और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑन ट्रांसफर ऑफ इक्विटी शेयर सेक्शन 115A वाले में से भी डिडक्शन अलाउड नहीं होती क्योंकि इसके ऊपर फ्लैट 15% की रेट से क्या लगती है, टैक्स लगता है। तो सेकंड, थर्ड और फिफ्थ में जो है वो आपको कोई भी डिडक्शन अलाउड नहीं होती है। तो आंसर क्या आएगा, 2, 3, 5। आगे अब बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेंस और लॉस इज नॉट एडमिसिबल एज डिडक्शन व्हाइल कंप्यूटिंग इनकम फ्रॉम द बिजनेस एंड प्रोफेशन। तो जब आप बिजनेस एंड प्रोफेशन को कंप्यूट करते हैं तो कौन सा एक्सपेंस जो है जिसकी आपको डिडक्शन नहीं मिलेगी, स्टॉक एंड ट्रेड लॉस टू फायर मिलेगी, एंटरटेनमेंट एक्सपेंस की मिलेगी, कमीशन कोई पे किया मिलेगी, गिफ्ट ऑन द मैरिज ऑफ एन एम्प्लॉय इसकी कोई डिडक्शन नहीं मिलेगी। आगे गुड्स परचेज बाय इंडिविजुअल फॉर देयर ओन पर्पस, खुद के पर्सनल यूज के लिए अगर मान लो कोई इंडिविजुअल गुड्स को परचेज करता है रादर देन फॉर बिजनेस और इंडस्ट्रियल यूज, तो उसको बोलते हैं हम लोग क्या, कंज्यूमर गुड्स। आगे डैश प्लेस द कस्टमर एट द बिगिनिंग, कौन सी ऐसी ओरिएंटेशन जो कस्टमर को बिगिनिंग में भी रखते हो एज वेल एज एंड में भी रखते हैं बिजनेस साइकिल के, तो वो होती है कौन सा, कस्टमर ओरिएंटेशन। कस्टमर ओरिएंटेशन में जो मेन आपका पॉइंट होता है, जो सेंट्रल पॉइंट होता है वो क्या होता है, कस्टमर होता है। पूरी की पूरी स्ट्रेटजी, पूरे के पूरे टेक्टिक, पूरे के पूरे जो भी पॉलिसीज है, मिशन है, वो सारे कस्टमर को ध्यान में रख के बनाए जाते हैं। तो आंसर क्या आएगा, बी। आगे कस्टमर ओरिएंटेशन क्या होता है, कस्टमर ओरिएंटेशन इज ए क्रिटिकल, बहुत ही इंपॉर्टेंट है किस चीज के लिए, टू डेवलपमेंट एंड समवन विद इन द ऑर्गेनाइजेशन मस्ट हैव द फोरसाइट, ठीक है, डेवलपमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और कोई भी बंदा जो विद इन द ऑर्गेनाइजेशन का मस्ट हैव द फोरसाइट, तो उसकी जो है वो निगाह होती है किसके ऊपर, टू सी, जो ये देखते हैं हमेशा दैट देयर आर कमर्शियल प्रोस्पेक्ट फॉर व्हाट हैज बीन डेवलप, कोई भी चीज जो डेवलप हुई है तो उसका कोई ना कोई कमर्शियल प्रोस्पेक्ट है, मतलब उसको बेचा जा सकता है। तो आंसर जो आएगा वो क्या, बी।
आगे असर्शन दिया गया ए प्रोडक्ट मे बी बोथ ए कंज्यूमर गुड्स एंड ए इंडस्ट्रियल गुड्स एट द सेम टाइम। कोई भी प्रोडक्ट जो है वो एक ही टाइम पे कंज्यूमर गुड्स भी हो सकता है, इंडस्ट्रियल गुड्स भी हो सकता है। हाँ बिल्कुल हो सकता है। जैसे चीनी की अगर बात करते हैं तो हाउस होल्ड के लिए वो कंज्यूमर गुड्स है, लेकिन वही चीनी जो है वो बड़ी बड़ी जो बिस्किट बनाने वाली कंपनीज है तो उनके लिए वो क्या इंडस्ट्रियल गुड्स है। तो बिल्कुल सही बात है, सेम टाइम पे हो सकता है। फिर बोलता है ए प्रोडक्ट दैट इज ए कन्वीनियंस गुड्स, एक ऐसा प्रोडक्ट जो कन्वीनियंस गुड्स है एक पर्सन के लिए, मे बी वो दूसरे पर्सन के लिए शॉपिंग गुड्स या स्पेशलिटी गुड्स हो सकते हैं। हाँ जी हो सकता है, दोनों बातें एकदम सही है, लेकिन दोनों बातों का कोई लिंकेज नहीं है। तो क्या बोलता है बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द ए। और आज का लास्ट क्वेश्चन मैच द फॉलोइंग। हाँ जी, एक्सचेंज कॉन्सेप्ट जो है वो किसके ऊपर काम करता है? एक्सचेंज कॉन्सेप्ट जो है इट होल्ड दैट एक्सचेंज ऑफ ए प्रोडक्ट बिटवीन द सेलर एंड द बायर इज अ सेंट्रल आइडिया है किसका? मार्केटिंग का। प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि मार्केटिंग कैन बी मैनेज बाय द मैनेजिंग प्रोडक्शन। ओके, प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट बोलता है इट ट्राई टू अचीव मार्केटिंग सक्सेस थ्रू द प्रोडक्ट एट्रीब्यूट। प्रोडक्ट में अच्छे अच्छे फीचर डाल के हम जो है वो क्या करेंगे? मार्केटिंग सक्सेस को अचीव करेंगे। और सेल्स कॉन्सेप्ट जो है वो क्या बोलता है? द कंपनी हैज टू अग्रेसिवली प्रमोट एंड पुश इट्स प्रोडक्ट। कंपनी जो है वो पूरी सेल्स प्रमोशन एक्टिविटीज को करके अपने प्रोडक्ट को मार्केट में लेकर आएगी। तो आंसर जो बनता है इसका वो क्या है जी? 2 3 4 1। लो जी, ये हो गए हैं जी हमारे 50 क्वेश्चंस। तो 50 क्वेश्चन हमने डिस्कस किए, इसको आप कीजिए और मैचिंग करके और मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आपके जो है वो कितने ठीक हुए हैं। ओके, हाँ जी। और अगर आपके नंबर कम भी आ रहे हैं तो डोंट डिप्रेस नहीं होना अपने को यार। सीखने को मिला ना कुछ तो पॉजिटिविटी लेके आए बस आप इस चीज के अंदर कि ठीक है यार, अगर गलत हो गए तो चलो अभी सीख लिया, कल पेपर में तो गलत नहीं होगा ना, अभी पता चल गया कि गलती क्या। ओके, हाँ जी सर, चलो ये आप कीजिए। ओके, लेक्चर कैसा लगा, क्वेश्चन कैसे लगे, कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छे लगे अच्छे से कमेंट कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज डू दैट। ओके, ताकि और बेल आइकन पे भी क्लिक कीजिएगा ताकि जैसे ही मैं कल नई वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। ओके, हाँ जी सर, चलो ये आप कीजिए। बाकी मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेक्शन में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।